हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिजाइन चैप्टर की, और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट और साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। आज हमें बात करना है हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट मैंने आपको बताया, तो उसमें स्पीड्स की बात हो गई थी, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जगहों पे स्पीड और कैम्बर मतलब कि क्रॉस स्लोप के बारे में। और उसके बाद अब हमें बात करनी है हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में, फिर उसके इफेक्ट्स वगैरह हमें देखने हैं, सुपर एलिवेशन देखना है और एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इतनी चीजें इसमें आती हैं। फिर आगे भी आएंगे अभी ट्रांजिशन कर्व, फिर तो इतनी चीजें हैं उसमें से हम लोग एक एक चीज करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल कर्व की। तो पहले आप जल्द से जल्द लेक्चर को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और जल्दी से जल्दी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि सारे आपको यूट्यूब के यूट्यूब पे इस पे चैनल पे सारे सब्जेक्ट आपको इस पे मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और रोज कंसिस्टेंटली आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। बस आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, और जो आपके दायित्व लाइबिलिटीज है, यानी कि आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर देते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ये आपका काम है। ठीक है, तो इसे आप करते रहिए और नेक्स्ट वैकेंसी में आपका स्थान जरूर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल एकदम बेहिचक, बिना टेंशन के और फुल ट्रस्ट के साथ, ठीक है, जैसे आपको डॉक्टर एक दवाई देता है तो आप विश्वास करते हो कि मैं इससे ठीक ही हो जाऊंगा, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि आप अपने मनोबल से ही अपने ठीक हो जाते हो, डॉक्टर हो सकता है दवाई किसी और चीज की रहती होती है या उतने इफेक्टिव नहीं रहती है। तो सेम चीज यहाँ करना कि आप फुल ट्रस्ट के साथ हमें देखना है और रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो बात करते हैं हम लोग किसकी, अपने हॉरिजॉन्टल कर्व की। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कर्व। देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व कब प्रोवाइड किया जाता है रूट्स में, ठीक है, जब आप कहीं पे मोड़ आता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व आप प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हो, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई हमारा व्हीकल है, ठीक है, और इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, और फोर व्हीलर है इधर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब कर्व दिया गया रहता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये इधर की ओर बन जाता है, ये इनर एज, क्या है, इनर एज। और दूसरी तरफ क्या बन जाता है, ये आउटर आउटर एज, ठीक है। अब अगर हम इधर क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं, जब गाड़ी इधर से मूव कर रही होती है, व्हीकल आपका मूव कर रहा होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर लगता है, क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही आपका क्या होता है, गाड़ी जो होती है टर्न हो जाती है या फिसल जाती है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कर्व, इफेक्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। देखिए, इफेक्ट्स क्या क्या पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था गाड़ी पे, किस तरह कर रहा है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से बना लेते हैं हम लोग अच्छे से, कि कैसे क्या गाड़ी में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे काम करता है ये। देखिए, यहाँ पे आपका मान लेते हैं, ये कलर चेंज कर ले पहले, ठीक है। देखिए, ये है आपका क्या, रोड है जिसपे गाड़ी चल रही है, और ये आपका मान लेते हैं ये दो ठो क्या है, टायर है, और उसके ऊपर आपका क्या है, ये आपका गाड़ी है, ठीक है। देखिए, जब आप कर्व बनाते हो, ठीक है, कर्व बनाते हो, तो क्या होता है कि नीचे के पहिए पे कम प्रेशर लगता है और इधर की तरफ ज्यादा लगता है, ठीक है। और ये आपका इधर क्या हो गया, इधर है ये, इधर इधर देखिए, इधर ये आपका है इनर एज, क्या है, इनर एज। और बाहर की तरफ ये क्या है आपका, आउटर एज, आउटर एज। अब गाड़ी का जो भी लोड है, ठीक है, वो नीचे की ओर वर्क कर रहा होगा, वेट इसका, ठीक है। और इधर आपका आता है क्या वो होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इधर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, ठीक है। और इसका जो, ठीक है, इधर की ओर क्या काम करता है, ये टोटल हम मान लेते हैं कि इसके जो बीच के व्हील्स के बीच के डिस्टेंस है, ये है आपका b, ठीक है। तो आधी दूर पे कितना हो जाएगा, ये b/2, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, b/2, ओके। अब और इधर क्या है, इधर ये आपका F/W, और ये हाइट आपका हो जाता है h। ये मान लेते हैं ये टायर आपका b है, ये है a, तो इसको हम मान लेते हैं PA, और इधर ये PB, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम नोटेशन दे दें, मेंशन कर PA और PB से। अब इसके अलावा आपका होता है, देखिए P, यहाँ से हम लोग देखते हैं फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वही P इक्वल टू, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू WV²/G/R, ठीक है। ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो और इसके इफेक्ट क्या है वो हमें देखना है, इफेक्ट्स इसके हमें देखने हैं कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखना है इफेक्ट्स, तो इसमें हमने क्या क्या करना है कि ये हम यहाँ पे मानते हैं कि E=0 है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसमें कि E हमारा 0 है, और ये किसके लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपका दो इफेक्ट पड़ता है, एक तो आपका होता है लैटरल स्किडिंग, ओके, और दूसरा आपका होता है ओवर टर्निंग। ये दो इफेक्ट लग रहे होते हैं। अब इन दो इफेक्ट से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो फॉर्मूला हम देखते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताइए, तो ये भी आप ध्यान रखते चलना। देखिए आपका जो प्री का पेपर होता है ना, बहुत बेसिक चीजें पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीजें, तो उनको आप एकदम जैसे ना नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, ओके। अब देखिए इसमें आपका क्या था कि आगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं आपका ओवर टर्निंग की वजह से, ठीक है, ओवर टर्निंग लिख देते हैं, ओवर टर्निंग की वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या चीजें हो रही है। तो यहाँ पे होगा P/H=W/B/2, ठीक है। और इसको हम लोग लिख देंगे क्या, इसको हम लोग लिख देंगे इस यहाँ पे PH/W/B/2, और इसको आराम से, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसको अगर आपको कम करना हो, ओवरटर्निंग के इफेक्ट को कम करना हो या अवॉइड करना हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू अवॉइड ओवर टर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज क्या हो जाएगी, P/H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, या इसी को इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में ले लें, P/W, ठीक है, इक्वल टू B/2H, ये है, ठीक है। इसको हम दूसरे फॉर्म में ले लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा कि P/W ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग, हमें क्या करना होगा, लेस देन, ठीक है, ये लेस देन रखना होगा B/2H से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए जो कंडीशन है कि आपका P/W जो है वो कम होना चाहिए किससे, B/2H से। अब ये तो हो गया आपका ओवरटर्निंग का इफेक्ट, ठीक है। अब तीसरा आपका है यहाँ पे टू लैटरल स्किडिंग, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लैटरल स्किडिंग। तो इसमें आपका क्या है, लैटरल स्किडिंग में क्या है आपका ठीक है, P/F/W, ठीक है। तो क्या होगा आपका P/F हो जाएगा W, ठीक है, P/F क्या हो जाएगा, W हो जाएगा सॉरी, P/W यहाँ पे हमें लिखना है P/W F। अब देखो ये हो जाएगा। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टू अवॉइड स्किडिंग, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आप वही काम P/W <F कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, टू अवॉइड स्किडिंग, ये फोर्थ आपका नंबर होगा, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा, ओवर टर्निंग और उसको अवॉइड करने का क्या कंडीशन बनेगा, फिर लेटरल स्किडिंग और उसको अवॉइड करने का क्या बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि आपको अगर दोनों अवॉइड करना हो, ठीक है, टू अवॉइड बोथ, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, टू अवॉइड बोथ
ठीक है, बोथ में यानी कि आपका लेटरल स्किडिंग और ओवर टर्निंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पी बाई डब्ल्यू जो भी है आपका यही है, इसी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं हर बार। तो पी बाई डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, पी बाई डब्ल्यू, इसको हमें लेना पड़ेगा मिनिमम ऑफ, इनमें से जो भी हो मिनिमम, मिनिमम ऑफ आपका क्या था यहाँ पे बी बाई 2h और f। अब इन दोनों से जो मिनिमम हो हमें वही लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका दो के दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, काउंटर एक्ट हो जाएंगे, यानी कि दो के दोनों अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है, दो के दोनों प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। और फिर एक और कंडीशन बनती है, ठीक है, देखिए, टू व्हीकल जो आपका ठीक है, व्हीकल 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 ओवरटर्न, व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग। ठीक है, व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग। अब इसमें क्या कंडीशन बन रही है, देखिए, व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग में क्या होगा आपका b बाई 2h जो है, ठीक है, b बाई 2h जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, f से। ठीक है, और यही चीज को अगर उल्टा कर दें, व्हीकल व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्निंग, क्या है, प्रायर टू ओवरटर्निंग। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, देखिए, व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्निंग, इसमें आपका बनेगा पी बी बाई 2h जो है आपका b बाई 2h, ये आपका ग्रेटर देन होगा किससे, f से। अब ये है क्या, f वगैरह सब जान ही रहे हो, f आपका कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये इतनी सारी कंडीशंस हैं किसकी, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं उन सारी चीजों के। ठीक है, इसमें आपका देखिए इफेक्ट्स यहाँ से है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि आपका ई जीरो रख के हम मान के चल रहे हैं, पी आपका फॉर्मूला है WB²/GR। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका व्हीकल मूव कर रहा है और ये आपका इनर एज है रोड का, इधर ये आउटर एज है। ठीक है, देखिए ये रोड है आपका। ठीक है, और व्हीकल के व्हील के बीच का जो गैप है B माना B/2, इधर W आ रहा है और P इंटू एच इक्वल टू W इंटू B/2, ये आया आपका ओवर टर्निंग में। तो हमने इसको क्या लिख दिया, P बाई डब्ल्यू। ठीक है, P बाई डब्ल्यू इक्वल टू B/2h। ठीक है, और उसी को हमने अवॉइड करने के लिए हमें क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी कि जो आपका P/W है वो कम होना चाहिए किससे, B/2h से। फिर जो आपका दूसरा इफेक्ट था लेटरल स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग में आपका क्या है, P इक्वल टू होता है F इंटू डब्ल्यू, तो आपका P/W इक्वल टू F होगा। और उसी को अवॉइड करने के लिए हमने क्या लिख दिया, फोर्थ कंडीशन ये P/W लेस देन F। फिर अब दोनों को अवॉइड करना है तो आपके पास दो कंडीशन है, मैंने बताया दो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आए जिसकी, ठीक है, चाहे B/2h की या F की, तो हम वही कोई एक ले लेंगे और उसी के हिसाब से डिजाइनिंग कर देंगे। फिर व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किडिंग। ठीक है, व्हीकल ओवरटर्न हो जा रहा है, ठीक है, स्किडिंग से पहले ही, तो ये कंडीशन होगी। और व्हीकल अगर स्किड कर रहा है ओवरटर्निंग से पहले तो आपकी ये कंडीशन होगी। तो ये है आपके क्या, इस इफेक्ट ऑफ क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें देखिए आपका मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल कर्व में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब हमें जानना है नेक्स्ट थिंग, आपको जो मैं बताया था कि सुपर एलिवेशन क्या है आपका, सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है और लगभग एक क्वेश्चन हर साल हर सेट में इससे रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD और दूसरा इससे मतलब कि जितने आपके साइड डिस्टेंस है और वो और सुपर एलिवेशन, ये टॉपिक बड़े फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के। ठीक है, देखो सुपर एलिवेशन क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, लिख देते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं रोड की आउटर एज को उठा देते हैं, रेजिंग दी आउटर एज ऑफ द रोड टू counteract the centrifugal force, raising the outer edge of the road to counteract the centrifugal force and reduce the tendency। ठीक है, and reduce the tendency to
टू ओवर टर्न और स्किड, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन में हम क्या करते हैं कि रोड जो है, ठीक है, रोड जैसे आपकी ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये नॉर्मल रोड है, हमें क्या करना है, रोड के इस हिस्से को थोड़ा सा उसको ऊपर उठा देना है, ठीक है। और इसके बाद तब जो गाड़ी जाएगी, ठीक है, गाड़ी हमारी ये है, मान लेते हैं ये आपका गाड़ी है, और यहाँ से ऊपर इसमें पहले इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं। देखिए गाड़ी आपका ये है, और इसके जो टायर्स हैं, ठीक है, ये टायर्स हैं, इसके ऊपर गाड़ी जा रही है। और अब देखिए, अब जो था इसमें क्या था, इसके पहले जो आपने फोटो देखा था, दोनों एक तरफ ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था इधर, इधर कम था। अब जो है मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इधर हमने रोड के इस हिस्से को उठा दिया है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी है और ये इजिली अब चली जाएगी, और इसको इन जगहों पे कई काम करने होते हैं, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन में हमने क्या किया कि आउटर रेस को उठा दिया, ठीक है, और जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटरएक्ट हो गया, और जो गाड़ी के फिसलने के या ओवरटर्न होने के चांसेस थे वो भी एकदम आपके खत्म हो गए। तो इसमें जो होता है फॉर्मूला आपका क्या बनता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, E प्लस एफ इजक्वल टू, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हो पी वाई डब्ल्यू इजक्वल टू ई प्लस एफ इजक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर, ठीक है। ये है आपका मेन फॉर्मूला, चाहे तो इसको आप ना लिखो या लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जो v है, v यहाँ पे है, v मीटर पर सेकंड में है, किस में है, मीटर पर सेकंड में। अगर इसी को हम किलोमीटर पर आवर में रखना चाहें तो ये हो जाएगा E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये कंफ्यूजन जो है ना, ये आप लोग दूर कर लीजिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल 1 नंबर का आता है कि आपको सारी वैल्यूज दी रहती हैं, एफ दिया है, ई दिया है, वेलोसिटी दी है, ठीक है, आर दिया रहता है। आर आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, ठीक है, तो रेडियस है। इसमें क्या है कि आपको सारी वैल्यूज दी रहती है, आपको निकाल करके, जैसे एक कोई वैल्यू मिसिंग रहेगा उसको साथ भी उसी चीज को निकालना रहता है, या आपसे कह देगा सुपर एलिवेशन निकालिए, तो आप क्या करते हो कि ध्यान नहीं देते यूनिट पे कि यूनिट मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है, बस डायरेक्ट आप कर देते हो, जिससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इजी सा गलत हो जाता है। तो इस पे आप जरूर ध्यान देना कि कौन सा फॉर्मूला है, और अगर आप जो मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड गई, बस चेंज करने वाले टेक्निक समझ ही लो, ठीक है, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, सुपर एलिवेशन, ठीक है। अब देखो सुपर एलिवेशन में क्या है कि अगर आपका जो ये कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, इफ कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन, ठीक है, F इक्वल टू 0, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ठीक है, या आप वी स्क्वायर अपॉन जी आर लिख सकते हो। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या अगर लेटरल फ्रिक्शन F इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। इसके बाद क्या होगा, जैसे आप देखिए इसके बाद अगर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है, ठीक है, लिख देते हैं फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है। अगर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन रहती है तो क्या होता है कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, वो 75% तक के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम यही वैल्यू रखें E इक्वल टू 7.75 वी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्या रखें 0.75 वी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा आपका 127 आर, ठीक है, 127 आर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 0.75 वी स्क्वायर अपॉन 127 आर अगर कर दे तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 225 आर, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। और यही एक होता है आपका, जैसे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन व्हाट वुड बी द सुपर एलिवेशन कैलकुलेट, और आपको वैल्यू दी रहेगी वी और आर की, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो 75% तक की स्पीड के लिए कर रहे हो, 75% डिजाइन स्पीड के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए IRC ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है, IRC हर जगह है पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू IRC, डिफरेंट जगह के लिए कितना उन्होंने सुपर एलिवेशन की वैल्यू को सेट कर दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है, सुपर एलिवेशन, ठीक है, क्या क्या रहेगा आपका, ठीक है,
मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना रह सकता है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला हम देखते हैं फॉर अर्बन रूट्स। अर्बन रूट्स के लिए इन्होंने दिया है कितना, अर्बन रूट्स के लिए इन्होंने दिया है 4%। कितना, 4%। यानी कि आपकी जो ई की वैल्यू होगी, सुपर एलिवेशन की वैल्यू होगी, वो होगी 0.04 या इसको हम लिख सकते हैं 4%। दूसरा आपका है फॉर प्लेन एंड रोलिंग सेक्शन। ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग रोड्स। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, ये आता है आपका 7%। और जनरली हमारे पास जो न्यूमेरिकल आते हैं वो यही रहते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली याद भी रखना पड़ेगा कि ई की वैल्यू प्लेन में 7% है तो 0.07 आपको न्यूमेरिकल में लेना है, और अर्बन रूट्स में 4%। लास्ट ईयर न्यूमेरिकल भी, अरे सॉरी, एक क्वेश्चन आया था कि अर्बन रूट्स में सुपर एलिवेशन कितना होता है। ठीक है, एसएससी जेईई में, तो आप 4%, 7%, आगे ऐसे कई सारे ऑप्शन थे, तो आपको 4% टिक करना था। तो यही चीजें छोटी छोटी हैं जो आती हैं, अगर याद रख रहेगा तो एकदम से आपको समय बच जाएगा, और वो समय आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा है फॉर हिली रूट्स। ठीक है, हिली रूट्स पे कितना होता है सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम 10%, यानी कि 0.1 आपको वैल्यू पुट करनी होगी किसकी, सुपर एलिवेशन की, ई की। तो ये हो गया आपका क्या, सुपर एलिवेशन। अब इसमें एक चीज और आता है RMR। ठीक है, या उसको लिख सकते हैं रूलिंग मिनिमम रेडियस। ठीक है, देखिए इसी को हम लोग लिख देते हैं कभी कभी RMR। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें जो वैल्यू रहती है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या करते हैं कि R जो है, ठीक है, वही फॉर्मूला है आपका E + F = V² 127 R या V²/GR है। तो यहाँ पे R हम इधर ले आए उधर से, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए R रूलिंग। ठीक है, और यहाँ क्या कर दिए V²/G E + F। ठीक है, और जनरली, ठीक है, देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस E + F इधर से उठा के इधर रख दिया। ठीक है, और V²/G आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूलिंग मिनिमम रेडियस, यानी कि कितना मिनिमम रेडियस कम से कम होना चाहिए, उसके लिए इस तरह से रखेंगे फॉर्मूला। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है रूलिंग मिनिमम रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको देखिए F की वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन होता है आपका 0.15, और E की वैल्यू मैंने अभी बताया कि जैसे अगर प्लेन रीजन है जनरली वही रहता है, तो 0.07। तो ये दोनों वैल्यू अगर आप पुट कर दो कि कितना आएगा 0.22। ठीक है, ये दोनों जोड़ दिए 0.07 + F 0.15 0.22। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा V²/0.22 G, और यहाँ पे आपका हो गया R रूलिंग। अब एक आध बार कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि आपका ऑप्शन में ये दिया है V²/0.22 G, अब पूछा है कि इसमें रूलिंग मिनिमम रेडियस कौन सा है। ठीक है, एकदम सिंपल चीज, नहीं समझ पाए तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये है आपका क्या, रूलिंग मिनिमम रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपका एक और चीज आती है अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। क्या है, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, यानी कि हमें सुपर एलिवेशन कैसे अटेन करना होता है। ठीक है, देखिए तो दो काम हम करते हैं। एक तो हमें क्या करना रहता है कि एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, किसका, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन, यानी कि जो आपका कैम्बर बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी जो रोड है कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पे कैम्बर रहता है, इसी को ये सबसे टॉप रहता है कैम्बर का हिस्सा, इसको हम क्राउन बोल देते हैं। तो इसको हमें एलिमिनेट करना है रोड से जब आप सुपर एलिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा काम आप क्या करते हो, दूसरा काम आपका रहता है कि रोटेशन ऑफ पेवमेंट। ठीक है, रोटेशन ऑफ पेवमेंट, यानी कि पेवमेंट का रोटेशन आपको कराना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो काम आपके हैं, एक तो एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन, दूसरा रोटेशन ऑफ पेवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका फिनिश होता है पूरी तरह से
सुपर एलिवेशन। क्या क्या चीजें थी, आपका फॉर्मूला बेसिक सा है एकदम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये है आपका क्या, E प्लस एफ इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। हमेशा आप यही याद रखो, ठीक है। इसमें आप, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू है जब आपका V रहेगा, और वी स्क्वायर अपॉन 127 आर ये kmph है। इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है, हमने बस क्या किया है, V की वैल्यू को kmph में कर दिया, और नीचे जो G था वो भी वैल्यू 9.81 था, तो उसको सेट करके यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन अगर F 0 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, या वी स्क्वायर E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। फिर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में क्या करते हैं कि 75% तक की डिजाइन स्पीड के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंट्रैक्ट करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। स्पीड में 0.75 बी से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तब ये फॉर्मूला अलग बन गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आईआरसी कितने मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम दे सकते हैं वो चीज है। तो आईआरसी ने हमें क्या सुझाया है वो आप देख रहे हो, और ये एग्जाम में आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, मुझे याद है 4% अर्बन रोड्स के लिए पूछा हुआ था क्वेश्चन, और इस तरह से आते रहते हैं, ठीक है। फिर रूलिंग मिनिमम रेडियस में मुझे ये याद है कि ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्ट ये दे दिया था, पूछ लिया था इसमें रूलिंग मिनिमम रेडियस क्या है, ठीक है। फिर अटेनमेंट यानी कि सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट कैसे होगा, तो हमें क्या करना था कि जो इसका क्राउन है कैम्बर सेक्शन को उसको हटाना रहेगा, एलिमिनेट करना है, और पेवमेंट को आपको रोटेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका, ठीक है, चीजें ये बढ़ती हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग में आपका क्या काम रहता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग में क्या रहता है कि हमें जो हमारे पास जो रोड की विड्थ है, ठीक है, लिख देते हैं कि विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड इन हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। विड्थ ऑफ रोड इन हॉरिजॉन्टल रोड, या कर्व्ड रोड लिख देते हैं इसको, ठीक है, इसको लिख देते हैं कर्व्ड रोड लिख देते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ रोड इन कर्व्ड रोड इज provided more in comparison to straight road, ठीक है, स्ट्रेट रोड। देखो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे जब कहीं पे कर्व आता है, ठीक है, तो हम हमारी रोड जो है मान लेते हैं कुछ कम चौड़ी देते हैं, लेकिन हम कर्व पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको मोड़ने में दिक्कत ना हो, यानी कि जब आप गाड़ी ले जा रहे हो तो बहुत आपको स्पीड कम ना करनी पड़े। जनरली जैसे आप बाइक चलाते हो, जब कहीं कर्व आता है तो आप बाइक की स्पीड कम कर लेते हो ना, अगर तेज चलते हो, कि कहीं हम ऐसा ना हो कि फिसल जाएं, गिर जाएं, ओवरटर्न कर जाएं। तो अगर यही स्पीड, अगर यही जगह ज़्यादा आपको दी गई हो तो आप क्या करोगे, गाड़ी इधर से ले आकर के इधर से मुड़ के चले जाओगे। तो यही चीज़ तो है, यहाँ पे हमें जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग ये करनी पड़ रही है, ठीक है। यही के बारे में, इसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। अभी किया क्यों जाता है कि, तो मतलब कि ऑफ ट्रैकिंग अवॉइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग इसलिए भी दिया जाता है ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है कर्व्स पे, यानी कि इधर से इधर, जैसे आप देखो अगर ये पतला कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ के बाद यहाँ से आगे नहीं दिखेगा, लेकिन यही चीज़ अगर आपका बहुत ज़्यादा चौड़ा रहे, ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तक पूरा देख रहे हो, ठीक है, तो इधर से आने वाली गाड़ी भी आपको दिख जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं कि टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग टू फॉर विजिबिलिटी ऑफ एट कर्व्स, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और ट्रांसफर स्किडिंग के लिए आप इसको देते हो, ठीक है, कि स्किडिंग ना हो जाए। और तीसरी, और क्या करते हो, जैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है कि जैसे जब आप जा रहे हो तो एक दिमाग में बनता है कि हम कहीं फिसल ना जाए, ठीक है। गाड़ी एकदम से तेज चल रहे हो, आपके पीछे भी कोई चला, वो भी बहुत तेज चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, आपने गाड़ी अपनी धीमे कर ली तो वो आपकी गाड़ी में आके लड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब रीजन होते हैं इसको देने के, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के। चाहे तो इसको लिख लीजिए, या आप समझ गए कि टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है, और विजिबिलिटी एट कर्व्स, ठीक है। और उसके बाद फिर
किसके लिए देते हो, फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और उसके बाद फिर आपका चौथा रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना आपको ट्रांसवर्स स्किडिंग। अब देखिए इसके अलावा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला हम देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब फॉर्मूला जो इसका होता है, ठीक है, इसका लिखते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग का हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ई सफिक्स में, और ये आपका हो जाएगा WM प्लस WPSY, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग और एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब होता कितना है, मैकेनिकल वाइडनिंग होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R, और ये होता है आपका V अपॉन 9.5 रूट R, ठीक है, ये है आपका क्या एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है। अब इसमें आपका एक दो चीजें और है, जैसे कि आपका जो ये n है ये क्या है, नंबर ऑफ लेंस, ठीक है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ लेंस, ठीक है, लिख दीजिए n इक्वल टू नंबर ऑफ लेंस है, और उसके बाद फिर L आपका क्या है, यहाँ पे L आपका है आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जैसे ये जो है ये आपका kmph में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो V है वो kmph में है। कभी कभी जैसे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट बस पूछ ले कि हमें मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला बताओ, तो ये क्या बनेगा NL स्क्वायर अपॉन 2R, और अगर सिर्फ पूछता है कि ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला बताओ, ऑफ ट्रैकिंग क्या है, ऑफ ट्रैकिंग, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। जब n आप लगा देते हो तो ये बन जाता है मैकेनिकल वाइडनिंग। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या है, V अपॉन 9.5 रूट R। कभी कभी अलग अलग पूछ लेता है, बस हमें मैकेनिकल वाइडनिंग निकाल के दिखा दो, वैल्यू आपको दे देगा सारी, ठीक है। और ओवरऑल तो ये है ही है, और ये भी पूरा फॉर्मूला या अलग अलग ब्रेक करके पूछ लेता है एग्जाम में। यही चीजें मैंने बताया ना, ये सब बहुत आता है आपके एग्जाम में। अब जैसे हमें देखिए रेडियस ऑफ कर्व पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू IRC लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू IRC एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, अगर देखिए फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, अगर ये 50 से अधिक है और 300 से कम है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइड बोथ साइड, अभी बोथ साइड का मतलब क्या है, यानी कि इनर साइड और आउटर साइड, इनर एज और आउटर एज में दोनों, प्रोवाइड बोथ साइड, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये क्या है आपका R जो है वो आपका R 50 से कम है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्व 50 से कम है, तो हमें सिर्फ इनर साइड में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओनली इनर साइड, ठीक है। और अगर आपका रेडियस ऑफ कर्व क्या है, इससे 300 से अधिक है, ठीक है, तो डू नॉट प्रोवाइड, यानी कि आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड लिख दीजिए यहाँ पे, नो नीड, ठीक है। देखिए तो ये 3 कंडीशन है, इसको भी आप लोग अच्छे से एकदम नोट कर लो भैया, यही सब पूछा जाता है। मैंने कहा कई बार ना कि जो भी इस क्लास में चल रहा है वो सारी चीज मैं आपको बताता चलूंगा कि बेसिक यही रहता है। प्री का एग्जाम निकालने में, ठीक है, SSC JEE प्री में इतनी छोटी छोटी चीजें पूछता है, और आप पढ़े भी रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं पढ़े रहते हो, नहीं आता है या नहीं पढ़े हो, इसको पढ़े हो, बस क्या है कि उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि NL स्क्वायर अपॉन 2R था या V अपॉन 9.5 रूट R करना था, या जैसे E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R करना है या 127R करना है। तो इसीलिए मैं सारी कंडीशन आपको अलग से बता दे रहा हूँ कि ये क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, ठीक है, किस तरह के न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा, कैसे आपको बताना रहेगा, तो इसीलिए सारी चीजें मैं बताते हुए आपको चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग।
और इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपको हम बताएंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिटेल में। ट्रांजिशन कर्व देखना है, फिर वो फिनिश हो जाएगा आपका, तो फिर आगे का टॉपिक और करने के बाद फिर आपका शुरू हो जाएगा क्या, आपका शुरू होगा वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, और वर्टिकल अलाइनमेंट में दो चीजें हैं आपका, वर्टिकल कर्व और दूसरा ग्रेडियंट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। फिर आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप वहां पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।